हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आपको पता ही है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, जो कि पॉलिटेक और बीटेक में काम आएगा आपको बहुत ज़्यादा। ये एक पॉलिटेक के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट की। ठीक है। कंक्रीट इज़ इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक्सेप्ट सीमेंट। इट कैन बी मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। जो कंक्रीट है वो इकोनॉमिकल है। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो कंक्रीट है वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये जो हमें आसपास की चीज़ों से ही मिल जाता है, उसी से ही कंक्रीट बन जाता है। जैसे रेता हो गया, बजरी होगी, सीमेंट को छोड़ के। सीमेंट हमें इजीली नहीं मिलता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, और इस वजह से सीमेंट थोड़ा महंगा है। बाकी सब हमें मिल जाता है, कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स जो है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कंक्रीट पोजेस a high compressive strength and the corrosive and weathering effects are minimal। अब देखिए, जो कंक्रीट है वो हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ले लेता है ना, और इसमें क्रोजन लगने का भी चांस कम है। ठीक है। और वेदरिंग इफेक्ट भी बहुत कम होता है, जैसे मान लो बारिश वगैरह से, धूप, हर चीज़ ये झेल लेता है एक तरह से। इसलिए कंक्रीट इसलिए भी अच्छा है। When properly prepared, its strength is equal to that of a hard natural stone। अच्छा, अब कंक्रीट को बनाने में भी होता है कि आपने कितने अच्छे से बनाया है, बराबर क्वांटिटी में हर चीज़ डाली है। अगर आपने अच्छे से कंक्रीट बनाया है तो देखिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देता है, और स्ट्रेंथ में इसको माना जाता है ये एक नेचुरल स्टोन। जैसे हम नेचुरल स्टोन है, जितना हार्ड वो होता है उतना ही हमारा कंक्रीट भी हो जाता है, अगर ये अच्छे से बनाया जाए तो। ओके, अगला एडवांटेज हम देख लेते हैं कंक्रीट का। द ग्रीन और न्यूली मिक्स्ड कंक्रीट कैन बी इजीली हैंडल्ड एंड मोल्डेड और फॉर्म्ड इनटू वर्चुअली एनी शेप और साइज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। अब देखो, आपको पता ही है कंक्रीट जो है, जब हम नया नया बनाते हैं तो उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो हम बीम भी बना सकते हैं उसी कंक्रीट का हमारा कॉलम बन जाता है, उसी कंक्रीट का हमारा स्लैब बन जाता है। तो ये किसी भी शेप में हम इसको ढाल सकते हैं, तो कंक्रीट इसलिए भी बेस्ट है। और आगे बात करते हैं। द फॉर्मवर्क कैन बी रीयूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर सिमिलर जॉब्स रिजल्टिंग इन इकोनॉमी। अब जो फॉर्मवर्क जैसे कि जो मोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हम कंक्रीट को, जैसे कि हम हिंदी में फर्मा भी बोल देते हैं और इसे हम शटरिंग भी बोल देते हैं, वैसे द फॉर्मवर्क वही है। अब फॉर्मवर्क है वो, उसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अच्छा स्टील का बनाया है फॉर्मवर्क तो उसे हम बार बार, मतलब एक नहीं, हम 10-50 कितने भी स्लैब्स उसी से ही हम बना सकते हैं। ठीक है। इसीलिए देखो, हमें इसमें भी हम काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तभी इकोनॉमी वाइज गुड है ये कंक्रीट। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। आगे हम देख लेते हैं। It is strong in compression and has unlimited structural applications in combination with steel reinforcement। आगे ये बता रहे हैं कि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि कंप्रेशन तो पता ही है आपको, कंप्रेशन क्या होता है और टेंशन क्या होता है। जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है, जो स्टील है वो हमारा टेंशन में अच्छा होता है। मान लो ये एक बीम है और ये बेंड हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से एक बीम थी, यहाँ से एक लोड आया था और इस तरह से बैंड हो गई है। ठीक है। अब यहाँ को क्या हुआ कि ये इस तरह से हो गया और इस तरह से कंक्रीट यहाँ को फैल गया। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया है, कंप्रेशन, और यहाँ क्या आ गया है, टेंशन। तो अब देखिए, कंप्रेशन आ गया है, ऊपर से दबाव हो चुका है, एक तरह से दब गया है। तो इसमें क्या है कि दबाव जो है उसको अच्छे से झेल लेता है कंक्रीट हमारा। कंप्रेशन में अच्छा है कंक्रीट, लेकिन जो टेंशन नीचे स्टील जो है हमारा वो टेंशन में अच्छा होता है, और कंप्रेशन में जो है कंक्रीट अच्छा होता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर देते हैं। और देखिए, बॉन्ड के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जब हमें हीट मिलती है तो उसमें कितना फैलाव कंक्रीट दे सकता है और कितना फैलता है हमारा स्टील। जो इनका कंक्रीट और स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो लगभग बराबर होता है। अगर वो एक्सपेंड करेंगे भी तो एक साथ एक्सपेंड करेंगे
तो उससे जो बॉन्ड होगा कंक्रीट और स्टील के बीच में उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसीलिए कंक्रीट और स्टील का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ऊपर बहुत ही ज़रूरी बात है ये, जैसे कि बीम में एक लोड आता है तो ऊपर जो है कंप्रेशन आता है और नीचे टेंशन आता है। अगर यहाँ सपोर्ट हो तो, जैसे यहाँ अगर सपोर्ट हो तो, और जो कैंटिलीवर के केस देख लेते हैं, कैंटिलीवर वाले में क्या होता है, ऊपर जो है टेंशन आता है और नीचे कंप्रेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंक्रीट कैन इवन बी स्प्रेड ऑन एंड filled into fine cracks for repairs by the graniting process। ये ग्रेनिटिंग प्रोसेस होता है, घन की तरह होता है उसका आगे से, मतलब उससे हम जो कंक्रीट है उसे स्प्रे करते हैं। अब देखिए जहाँ भी फाइन क्रैक्स आ जाते हैं, फाइन क्रैक्स मतलब जहाँ हल्के फुल्के क्रैक्स आ जाते हैं या पतले से, जिसको हम रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ ग्रेनिटिंग प्रोसेस से हमें एक पतला सा कंक्रीट तैयार करके हम उसे ग्रेनिटिंग प्रोसेस से हम उसे फिल कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट कैन बी पम्प्ड एंड हैंस इट कैन बी लेड इन डिफिकल्ट पोजिशंस आल्सो। एक आपने पंप देखा होगा कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में, जैसे कि कास्ट आयरन का एक पंप होता है, पाइप की तरह होता है लंबा सा, ठीक है, और कैसे भी शेप में बिल्कुल, जैसे मान लो यहाँ बैचिंग प्लांट है, तो यहाँ हमने सब कुछ मिक्स किया, सब कुछ कंक्रीट, और इसे यहाँ हम दूसरी लोकेशन पे पहुँचा सकते हैं। मान लो यहाँ एक स्लैब पड़ रहा है तो यहाँ तक पहुँचा सकते हैं पंप के थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू कंक्रीट जाएगा और यहाँ पे ये स्लैब पहुँच जाएगा। तो चाहे कितनी भी डिफिकल्ट लोकेशन हो, मान लो ये नीचे है ऊपर है, तो उस तरह से हम पंप के थ्रू इसे पंप कर सकते हैं और स्लैब को कहीं भी डिफिकल्ट लोकेशन में पहुँचा सकते हैं। और अगला है, इट इज़ ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट एंड रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस। कंक्रीट ड्यूरेबल है, आपको पता ही है, आप बिल्डिंग में रहते हैं, कितनी ड्यूरेबल है। फायर रेजिस्टेंट है, आग इजीली नहीं पकड़ता है ये। और जो ये लिटिल मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस भी काफ़ी टाइम बाद करानी पड़ती है, और मेंटेनेंस एक बार फिर से करा ले तो फिर उसके बाद भी कंक्रीट काफ़ी दिनों तक चल जाता है, काफ़ी साल निकाल लेता है। तो ये भी इसका एडवांटेज है। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में कंक्रीट के। कंक्रीट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैंस क्रैक्स इजीली, देयरफॉर कंक्रीट इज टू बी रीइंफोर्स्ड विद स्टील बार्स और मैशेस और फाइबर्स। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में कि कंक्रीट जो है वो टेंशन में बहुत वीक होता है और कंप्रेशन में वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम जो है स्टील है उसे हमें साथ में यूज़ करना पड़ेगा कंक्रीट के, ताकि जो कंक्रीट टेंशन में वीक है तो उसे ये स्टेबल कर सके। और यही है इसकी पहली डिसएडवांटेज है कि जो कंक्रीट है वो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्रैक भी हमारे देखने को मिल जाता है। अब जो दूसरी बात कर लेते हैं, फ्रेश कंक्रीट श्रिंक्स ऑन ड्राइंग एंड हार्डेंड कंक्रीट एक्सपेंड्स ऑन वेटिंग। Provision for contraction joints has to be made to avoid the development cracks due to drying shrinkage and moisture movement। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जो कंक्रीट है वो श्रिंक हो जाता है जब वो ड्राई हो जाता है। अब जैसे हमने कंक्रीट प्रिपेयर किया, वो क्या होगा, गीला होगा उस वक्त, ठीक है, हमने उसके स्लैब बना दिया। स्लैब बनाने के बाद क्या होगा, जो ड्राई होने लगेगा तो वो श्रिंक करेगा, ठीक है, और वो श्रिंक करेगा, अपने आप को खींचेगा अंदर की तरफ। तो श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। अगर काफी लंबा स्लैब है, या आपने रोड भी देखा होगा तो उसमें देखो इस तरह से रोड होगा, तो उसमें बीच बीच हम खाली सा स्पेस छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ खाली स्पेस सा छोड़ देते हैं। ऐसे ब्लॉक ऐसे हम आगे हम रोड बनाते जाते हैं। तो वो इसलिए करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना पड़ता है हमें बीच में, ठीक है, वो इसलिए देना पड़ता है जैसे कि कंक्रीट श्रिंक होगा, ठीक है, तो श्रिंक होगा तो उसकी वजह से क्रैक ना आए। अगर ज़्यादा इतना बड़ा स्लैब दे देते हो तो श्रिंक होता है अपने में, तो कहीं कहीं क्रैक आ जाते हैं श्रिंक होने की वजह से। इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना पड़ेगा कंक्रीट में, ही भी इसकी डिसएडवांटेज है। देखिए हम आगे अगले डिसएडवांटेज के बारे में बात करें।
कंक्रीट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द चेंजेस इन टेम्परेचर। अब जो कंक्रीट है वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे जैसे चेंज आता जाएगा टेम्परेचर में, हॉट टेम्परेचर में। और जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो कंक्रीट एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, जैसे कि टेम्परेचर कम है तो कंक्रीट है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन जॉइंट्स देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रैक नहीं आएंगे थर्मल मूवमेंट के कारण, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट अलग है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट अलग है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट वहाँ दिया जाता है जहाँ श्रिंकेज का खतरा होता है, मतलब कि यहाँ श्रिंक कर जाएगा कंक्रीट, और वहाँ हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे देते हैं। और जो थर्मल मूवमेंट के कारण, मतलब जहाँ टेम्परेचर का इशू आ जाता है, वहाँ पे हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। ब्रिज के केस में आपने काफ़ी देखा होगा कि जैसे ब्रिज बनता है तो उसमें स्टील का एक लगा दिया जाता है, आपको मैं फोटो दिखा दूंगा एक्सपेंशन जॉइंट कैसे दिखता है। पहले स्लैब आएगा, फिर उसको एक्सपेंशन जॉइंट लेंगे, फिर से स्लैब आएगा, फिर से एक्सपेंशन जॉइंट देंगे, इस तरह से वहाँ एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। कंक्रीट अंडर सस्टेन लोडिंग अंडरगोज क्रीप रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ प्रीस्ट्रेस इन द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब क्या है कि जो कंक्रीट है, मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो कंक्रीट का, मान लो एक बीम है, तो उसमें हम काफ़ी लंबे तक एक लोड लगा रखेंगे, एक ही लोड काफ़ी लंबे तक लगा रखेंगे, तो उसमें एक क्रीप पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब जब क्रीप पैदा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो रिडक्शन पैदा कर देता है प्री स्ट्रेस में, मतलब वो उतना स्ट्रेस की जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है कंक्रीट की, ठीक है। अब मान लो जैसे कि क्रीप है, मतलब जैसे कि अगर आपने एक गिलास पकड़ा है, ठीक है, पानी का गिलास पकड़ा है, मान लो आपने, आप थोड़ी देर पकड़ रखेंगे, 1 घंटे तक पकड़ रखेंगे, तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपने कोई लोड उठाया हुआ है। फिर आप जैसे जैसे उसको पकड़ रखेंगे, मान लो आपने पकड़ रखा उसे 6 घंटे, 1 दिन तक पकड़ रखा, तो धीरे धीरे आपको बहुत भारी लगने लग जाएगा। पहले तो वो हल्का सा था और अब देखो कितना भारी लगने लग जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो गिलास आपके हाथ से छूट भी जाएगा। उसी तरह से क्रीप भी काम करता है, मतलब काफी लंबे तक जो लोड रहता है उसके कारण हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रीप आ जाता है और वो रिडक्शन कर देता है प्री स्ट्रेस में, ठीक है। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसकी जो प्री स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस लेने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज है कंक्रीट का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कंक्रीट इज नॉट एंटायरली इम्परवियस टू मॉइस्चर एंड कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट विच मे कॉज इफ्लोरेसेंस। अब जो कंक्रीट है, ठीक है, उसमें अब जो कंक्रीट है वो पूरी तरह से इम्परवियस नहीं है, मतलब जो मॉइस्चर है वो कंक्रीट के अंदर चला ही जाएगा कहीं ना कहीं से। इम्परवियस जो होता है कि जो मॉइस्चर को भी ना जाने दे अंदर, ठीक है, या उसके अंदर मूवमेंट ना कर सके। तो कंक्रीट जो है वो पूरी तरह से इम्परवियस नहीं है, तो उसकी वजह से जो सॉल्ट होंगे पानी के अंदर या किसी चीज़ से मॉइस्चर में जो सॉल्ट होंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स, उसके कारण जो है इफ्लोरोसेंस आ जाता है। अब ठीक है, इफ्लोरोसेंस क्या है? इफ्लोरोसेंस जो है वाइट तरह का एक देखा जाएगा, जैसे मतलब आपने किसी सीमेंट की वॉल में देखा होगा या ब्रिक में भी आ जाता है इफ्लोरोसेंस, सफेद सी पपड़ी सी ऐसे, जो कि खराब कर देता है थोड़ा थोड़ा कंक्रीट को, ठीक है। आप फोटो मैं लगा दूंगा, उसमें आप देख लोगे कि फ्लोरोसेंस क्या है, ठीक है। खराब कर देता है ये एक तरह से कंक्रीट। अब देखिए हम जो लास्ट के 2 पॉइंट वो भी देख लेते हैं। कंक्रीट इज लायबल टू डिसइंटीग्रेट बाय एल्केली एंड सल्फेट अटैक। अब जो है कंक्रीट को क्या क्या खराब कर सकता है, एल्केली और सल्फेट अटैक जो कंक्रीट में होता है काफी, तो वो भी डिसइंटीग्रेट कर देता है कंक्रीट को। और जो लास्ट देख लेते हैं, द लैक ऑफ डक्टिलिटी इनहेरेंट इन कंक्रीट एज अ मटेरियल इज डिसएडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक्स रेजिस्टेंट डिजाइन। अब देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन जब बनाते हैं तो उसमें मतलब कंक्रीट की एक बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि इसमें डक्टिलिटी की काफी कमी होती है। अब डक्टिलिटी तो कंक्रीट डक्टाइल नहीं है और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में भी जरूरी है कि डक्टाइल मटेरियल हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रहेगा, यहीं तक रहेगा। आज हमने डिसएडवांटेज और
तो ठीक है, थैंक यू गाइज।